नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो इसी क्रम में मैं बीपीएससी टीचर का 26 नंबर सेट लेकर आया हूं। पिछले सभी सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाकर मैं डाल दिया हूं और सभी वीडियो आप देखिए और एक एक क्वेश्चन पर आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैं सभी क्वेश्चन में कुछ न कुछ डिटेल्स बताता हूं, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है, तो किसका उन्नत किस्म है? तो ये आंवला का है। किसका है? आंवला का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आंवला। आंवला का उन्नत किस्म है। आंवला का कौन होता है? कंचन होता है, कृष्णा होता है। क्या होता है? कृष्णा। और बनारसी होता है। क्या होता है? बनारसी। ये सभी जो है आंवला का उन्नत किस्म है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? आंवला का ये क्या है? उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो रतनजोत का उपयोग होता है। किसका होता है? रतनजोत का उपयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। रतनजोत को ही जेट्रोफा कहा जाता है। रतनजोत को ही क्या बोलते हैं? जेट्रोफा कहा जाता है। तो कहीं कहीं जेट्रोफा भी दिया जाता है ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, अर्थात पेड़ से प्राप्त होता है? दोस्तों, कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त होता है? ये हिंग जो देख रहे हैं, ये पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वृक्ष से प्राप्त होता है। और हिंग जो होता है अम्बेली फेरी कुल का से संबंधित है। किससे संबंधित है? अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी कुल से संबंधित है दोस्तों। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1687 ईस्वी में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय, देखिए यहाँ पर उस समय होगा, ध्यान रखिएगा। कहता है कि 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उस समय गोलकुंडा का शासक जो था, अब्दुल्ला कुतुब शाह था। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोग जानते हैं, यह भी ब्रिटेन में पड़ा हुआ है। देखिए आने वाला समय में जरूर कोहिनूर हीरा हमारे देश में वापस आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो किसने दिया था? मोहम्मद सईद ने दिया था। कौन दिया था? मोहम्मद सईद ने दिया था। तो क्लियर? मोहम्मद सईद का ही वास्तविक नाम था मीर जुमला। मीर जुमला, कहीं कहीं मीर जुमला भी लिखता है दोस्तों, कहीं कहीं मीर जुमला भी ऑप्शन रहेगा। तो मीर जुमला जो है मोहम्मद सईद का वास्तविक नाम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? मोहम्मद सईद ने ही कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को भेंट किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एक कथन पर विचार करना पड़ेगा। पॉलीएमाइड बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। पॉलीएमाइड जो बहुलक होता है वो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है। एकदम बिल्कुल ये सही है दोस्तों। पॉलीएमाइड बहुलक जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है। क्लियर हो गया होगा?
दूसरा ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। पॉलीकार्बोनेट बहुलक का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। तीसरा है फिनॉल। ये फाइनल लिख दिया है दोस्तों, ये फिनॉल कर लीजिएगा आप लोग। क्या है ये? फिनॉल है। फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के, आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा, 3 नंबर ऑप्शन, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। तो बिल्कुल ही बनता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ये भी क्या हो गया? सही हो गया, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। क्लियर? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अफ्रीका का जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको सवाना कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सवाना। क्लियर? जबकि अफ्रीका का ही है कि शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाएगा? तो बेल्ट कहला जाएगा दोस्तों। अफ्रीका के अगर शीतोष्ण घास का मैदान पूछे तो बेल्ट होगा, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बोलते हैं। क्लियर? और वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। ये लानोज जो दिया हुआ है ये वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के मध्य कौन सा जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के मध्य जो है टॉरेंस जल संधि है दोस्तों। कौन है? टॉरेंस जल संधि है। और टॉरेंस जल संधि जो है ये आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को जोड़ता है दोस्तों। क्लियर? टॉरेंस जल संधि जो है आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य में है। क्लियर हो गया होगा। जबकि ओरेंटो जल संधि जो है इटली और अल्बानिया के बीच है। ये ओरेंटो जो देख रहे हैं ये इटली और अल्बानिया के बीच में है। क्लियर? जो कि एड्रियाटिक सागर को किससे जोड़ता है? आयोनियन सागर से जोड़ता है। एड्रियाटिक सागर को किससे जोड़ता है? आयोनियन सागर से जोड़ता है दोस्तों। क्लियर? तीसरा आप देख रहे हैं बाब अल मंदब। बाब अल मंदब जो है क्या है? ये अमन को जिबूती से जोड़ता है। अमन को किससे जोड़ता है? जिबूती से जोड़ता है, और लाल सागर एवं अरब सागर के बीच में है ये। क्लियर हो गया होगा। बाब अल मंदब जो है यमन और जिबूती के बीच में पड़ता है, मध्य में पड़ता है। किसमें, किसके मध्य पड़ता है? यमन और जिबूती के मध्य पड़ता है, और जोड़ता किसको है? लाल सागर एवं अरब सागर को ये जोड़ता है, बाब अल मंदब। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जो देख रहे हैं लिथोफाइट, ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति कहलाता है। जबकि ट्रोपोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले घास के मैदान को, वनस्पति को बोलते हैं। ट्रोपोफाइट किसको बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले वृक्ष को क्या बोलते हैं? ट्रोपोफाइट बोलते हैं। क्लियर? जबकि हेलोफाइट जो बोलते हैं नमकीन क्षेत्र में उगने वाले पौधे जो होते हैं हेलोफाइट कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई जनजाति कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। मसाई जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मसाई जो है कहाँ पाया जाता है? केनिया में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? केनिया में पाया जाता है। और केनिया जो है पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। क्लियर? और न्यूजीलैंड की जनजाति क्या है? माओरी जो है न्यूजीलैंड की जनजाति है। अरब जो है कहाँ है? बद्दू।
बद्दू जनजाति पाया जाता है अरब में। क्लियर। न्यूजीलैंड में मायोरी और अरब में बद्दू जनजाति पाया जाता है। केनिया में मसाई जनजाति पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बिहार एवं बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार एवं बंगाल में हुआ था। 1760 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1800 ईस्वी तक चला था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था और ये बिहार और बंगाल में चला था। क्लियर। इसके जो नायक थे, सन्यासी विद्रोह के जो नायक थे, केना सरकार एवं दिरजी नारायण थे। केना सरकार एवं दिरजी नारायण थे। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम में मिल गया था? देखिए, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था मिला था जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था भी कहते हैं। तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मिल गया था दोस्तों। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम में मिल गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में मिल गया था। क्लियर। और 1913 से क्या हुआ था? अलग से चुनाव भी करवाने लगा ये। क्लियर हो गया। इसको मान्यता भी दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1913 में। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है किस गवर्नर ने वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? वह कौन सा गवर्नर था जो कि क्या किया था? वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो वह कौन था? सर जॉन शोर था। कौन थे? सर जॉन शोर। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन्होंने वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। क्लियर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? कौन नहीं किया था? अवध कर ही लिया था, सतारा भी किया था, जोधपुर भी किया था, भरतपुर भी कर लिया था, इंदौर नहीं किया था दोस्तों। कौन नहीं किया था? इंदौर जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासकों के, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस शासकों के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? किस शासकों के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? तो कुषाण शासक होगा दोस्तों। कुषाण शासक के जो मुद्रा होते थे उस पर क्या होता था? शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण शासक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है, किस व्यक्ति हो जाना चाहिए? किस व्यक्ति को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है? तो अविंद्रनाथ ठाकुर जो है, ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, अविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन के ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायन का जो ध्रुपद शैली होता है उसका आरंभ किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे जो है भारत की सबसे पुरानी शैली है, ये गायन शैली है ध्रुपद। कहता है इसका आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी हरिदास ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी हरिदास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा करता है? देखिए, चिंचू जनजाति है और कहता है कि किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नागा अर्जुन राष्ट्रीय उद्यान में क्या करते हैं? ये
वन्य जीव की सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन को देखकर कि चिंचू जनजाति है जो कि वन्य जीव की सुरक्षा करता है नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु और गंगा नदी, सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो अंबाला शहर है दोस्तों। कौन सा शहर है? अंबाला, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो कौन सा देवता है? विष्णु से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने आरटीआई एक्ट को लागू किया था? भारत में सर्वप्रथम जो है किस राज्य ने क्या किया था? आरटीआई एक्ट को लागू किया था। आरटीआई एक्ट को लागू किया था तो तमिलनाडु किया था दोस्तों। कौन किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु 1997 में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को कमजोर कड़ी के रूप में बिना जड़ के घास किसने कहा था? देखिए, पंचायती राज को कमजोर कड़ी माना था। कौन माना था? वही पूछ रहा है, कौन माना था? जिसने कहा था कि बिना जड़ के घास है ये जो बोले थे जी भी के समिति ने बोले थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, जी भी के समिति ने कहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिखंडा युद्ध कला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिखंडा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? परिखंडा युद्ध कला जो है किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। परिखंडा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। आने वाला जो वनडे एग्जाम होगा दोस्तों, आपको हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध किन नदियों के संगम पर है दोस्तों? कहता है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध जो है, यहाँ बांध होगा, कर लीजिएगा आप लोग। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर है दोस्तों। भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है ये कौन? स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का राजकुमार किसको कहा जाता है? क्रिस्टोपाल दास को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिस्टोपाल दास। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D फिल्म देखने के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा में क्या होता है? 3D जो हम लोग फिल्म देखते हैं उसमें जो चश्मा एक देता है, हॉल में आप जाइएगा देखने के लिए, एक चश्मा दिया जाता है, तो कहता है कि उस चश्मा में क्या प्रयुक्त होता है? तो पोलराइड प्रयुक्त होता है दोस्तों। क्या होता है? पोलराइड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, क्या प्रयुक्त होता है? पोलराइड प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सबको मिलाना पड़ेगा। प्रजाति है और नस्ल है। वो कह रहा है ऑप्शन ए में कि ऊंट का नस्ल, नाचना जो है ऊंट का नस्ल है। बिल्कुल, ये नाचना जो देख रहे हैं ऊंट का ही नस्ल है दोस्तों। क्लियर। मछली का नस्ल नैन है। नैन जो है, ऑप्शन बी जो देख रहे हैं नैन, ये मछली का ही नस्ल है दोस्तों। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है मुर्गा, कामरूप। कामरूप जो है मुर्गा का नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन जो है सुमेलित है, अर्थात एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नाचना ऊंट का नस्ल है, नैन जो है मछली का नस्ल है, कामरूप मुर्गा का नस्ल है।
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? सुनामी का जो मुख्य कारण है, आप देखे होंगे कि सुनामी जो है ना, समुद्री सतह पर भूकंप के कारण होता है। समुद्र का जो सतह होता है उसमें जो भूकंप होता है उसी के कारण सुनामी आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि भारत ने चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत जो है चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कब तक रखा है दोस्तों? तो 2040 ईस्वी तक रखा है दोस्तों। भारत ने चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? 2040 तक रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। 2040 ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के जहाज में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन है? पानी के जो जहाज होता है उसमें सही समय कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक उपकरण लगा रहता है। तो वही कहता है कि कौन सा उपकरण रहता है जो कि सही समय दर्शाता है? तो क्रोनोमीटर रहता है। क्या रहता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रोनोमीटर रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। कम्यूटेटर, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का काम क्या है? विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण है ये। कम्यूटेटर का काम क्या है? विद्युत प्रवाह की दिशा को क्या करता है? बदलता है ये। और एसी को डीसी में परिवर्तित करता है ये। क्लियर हो गया। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है विद्युत, और विद्युत धारा क्या करता है? ये विद्युत प्रवाह की दिशा को ये बदलता है। क्लियर हो गया होगा। और तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं सी नंबर, कार्बोरेटर है ये। कार्बोरेटर का काम क्या है कि अंतः दहन पेट्रोल इंजन में यह प्रयुक्त होता है। कार्बोरेटर कहाँ पर यूज होता है? अंतः दहन पेट्रोल इंजन में यूज होता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला उपकरण कौन है? विद्युत ऊर्जा को जो संचित करता है वह कौन सा उपकरण है? तो कौन सा उपकरण है दोस्तों? एनीमोमीटर है। सॉरी, एनीमोमीटर नहीं होगा, एक्यूमुलेटर होता है, मिस्टेक हो गया। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला उपकरण जो है वो एक्यूमुलेटर होता है। क्या होगा? एक्यूमुलेटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला उपकरण जो है एक्यूमुलेटर होता है। क्लियर हो गया। जबकि एनीमोमीटर का जो काम है ये क्या है? एनीमोमीटर का है वायु की शक्ति और गति मापता है। ये वायु की शक्ति एवं गति मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। जबकि अल्टीमीटर का जो काम है, क्या काम है? विमानों की ऊंचाई मापने होती यूज होता है, कि विमान जो है कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको मापने में यूज होता है। क्लियर हो गया होगा। तो विद्युत ऊर्जा को संचित कौन करता है? एक्यूमुलेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? अर्थात भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से, कहता कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील जो है ना दूरी तक है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 मील की दूरी तक है। क्लियर हो गया होगा। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से कितने मील दूर है? 12 मील दूर है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। और भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है दोस्तों, वो क्या है? कैप कैमोरिन है। भारत का जो दक्षिणी नोक है, मुख्य भूमि का बात कर रहा है। मुख्य भूमि अगर देखिएगा तो कैप कैमोरिन होता है। और कैप कैमोरिन पर आप जाके खड़ा होइएगा, वहां से
3 दिशाओं में सागर दिखेगा। दक्षिण में हिंद महासागर दिखता है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी दिखता है, और पश्चिम में अरब सागर दिखता है। दोस्तों बहुत ही एकदम सुंदर जगह है। कैप कैमोरिन तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर। जबकि भारत की दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ दे तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ दे, दक्षिणी बिंदु, तो वो क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक अगर पूछ दे तो कैप कैमोरिन हो जाता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार। जय हिंद।